ब्लड्स हैं वो देखते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स वो चेक करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम सारी की सारी सीबीसी में देखते हैं। आप सीबीसी में ये जो मैंने आपको दिया इसमें आप देखें, मैंने जो लिख दिया है इसको पॉइंट वाइज लिखा है। तो पहले है वाइट ब्लड सेल्स काउंट इज द काउंट ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल, मतलब कि टोटल जिसे हम टीएलसी कहते हैं। तो टीएलसी जो है इसको वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी भी काउंट कहते हैं और टीएलसी भी कहते हैं। तो ये हम डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ये दो तरह की होती है, एक टोटल होती है और एक डिफरेंशियल होती है, और जिसको हम डीएलसी कहते हैं। डीएलसी में आपकी 5 चीजें आती हैं और वो 5 चीजें हैं नेट्रोफिल है, बेजोफिल है, योसिनोफिल है, मोनोसाइट है और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स। तो ये आपके 5 जो सेल्स हैं ये आपके हैं। तो आप जो डब्ल्यूबीसी टोटल लेते हैं उसमें ये सारे पांचों के पांचों आप काउंट करते हैं कि ये आया कि कितने, और ये पांचों के अंदर कोई भी आपकी इन्फेक्शन आती है वो इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। अगर एक्यूट होगी तो एक्यूट में आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वो आपके इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते हैं। एट लाइक मैं आपको डेंगू की एक मिसाल देता हूँ। जब डेंगू का फीवर होता है तो जो टीएलसी है एक्यूट होता है, और जब एक्यूटनेस आएगी तो ये एपिडेमिक डिजीज होती है, और जो एपिडेमिक डिजीज है इसके अंदर आपकी टीएलसी लो हो जाती है। इसी तरह अगर इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाती है तो आपकी टीएलसी बढ़ जाती है। लेकिन इंटेस्टाइन्स के अंदर ही जो इंटेरिक फीवर जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, अगर टाइफाइड पॉजिटिव आ जाए तो टीएलसी हमारी लो हो जाएगी। अक्सर लैब्स के अंदर आप एक मिस्टेक देखेंगे कि जब आप टाइफाइड पॉजिटिव लिखा होता है साथ में टीएलसी उसने लिखी होती है 12-13,000, तो इट मीन कि वो लेबोरेटरी का टेस्ट गलत है, आप गलत नहीं है। उसको टाइफाइड है या उसको अदर कंप्लेन है, या फिर टाइफाइड नहीं है दूसरा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उसने क्या मिस्टेक की कि पेशेंट जो था उसको इंटेरिक फीवर था, आपकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी ये थी, आपकी पाइलोपैथोलॉजी ये कह रही थी कि ये टाइफाइड ही है, लेकिन टीएस उसने ज्यादा दे दी। क्यों ज्यादा दी है कि वो लैब जो है वो जो टेस्ट करने वाला है वो भी मिडिल क्लास हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, पैथोलॉजिस्ट तो वो नहीं है, उसने नहीं ये इस चीज को देखा। अगर वो पैथोलॉजिस्ट होता तो वो इसको जरूर देखता, वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देता। क्यों? हम पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो होगी वो हमारे दोनों इंडिकेशन डिजीज के साथ है चलते हैं। आपकी अगर टीएलसी लो हो रही है और डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन टेस्ट आपका ठीक है। टीएलसी लो है, टाइफाइड पॉजिटिव है, ठीक है। अगर टीएलसी दोनों में बढ़ जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है और ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो इट मीन के टेस्ट ही गलत है। इसी तरह अगर अपेंडिक्स है, आप अपेंडिक्स की इंडिकेशन जानते हैं, राइट साइड में वो आपके सिम्टम्स आते हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स आएंगे ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी टीएलसी पॉजिटिव होगी। ऑब्जर्वेशन जो होती है ना सर, इंडिकेशन जो होते हैं वो गलत नहीं होते, ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है। पेशेंट को जो पेन हो रही है, जो पेशेंट कह रहा है ही इज राइट, वो रॉन्ग नहीं हो सकता। पेशेंट कह रहा है कि मेरे यहाँ पे पेन है और मुझे ऐसे का तो शदीद हो जाती है, तो इंडिकेशन है ना आपकी अपेंडिक्स का। हम जो क्लिनिकल फिजिकल एग्जाम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि हमने करवाना क्या है इसका। अच्छा, अगर यही पेन है और वो पेशेंट कहता है ये पेन जो है मेरे बैक पे भी जाती है और ट्रांसफर होती है लोअर जो है इंटेस्टाइन में या ये पेल्विक में, तो इट मीन ये किडनी का भी हो सकता है। तो आप फिर किडनी को भी इशू में रखेंगे, क्या हो सकता है किडनी हो इसका प्रॉब्लम। अब किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर आप उस हवाले से भी उसके लैब टेस्ट करवाएंगे, ना कि आप सिर्फ अपेंडिक्स को देखिए। अगर अपेंडिक्स है तो वो आप जो लेग है उसको जैसे उसके पेट के साथ लगाएंगे उठा के, तो वो शदीद पेन होगी। ये जो इंडिकेशन है कभी भी फेल नहीं होता अपेंडिक्स। तो हम लिहाजा जो इंडिकेशंस हैं वो फेल नहीं होते, ऑब्जर्वेशन तो हो सकती है। वो पहले सर हमने बात की है कि पैथोलॉजी इंडिकेशन से आती है वो इशारे जो होते हैं वो हमें बताते हैं।
ठीक, बारिश आने से पहले ना कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें बताती हैं कि आज बारिश होगी। अगर वो सिर्फ आंधी हो तो वो शदीद आंधी होती है और गुजर जाती है, पता चलता है नहीं ये आंधी है, बारिश मुश्किल ही है, शक की बुनियाद होगी। तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो इसके बाद ये था हमारा WBC का। WBC में एज लाइक हमारे इयोसिनोफिल हैं। इयोसिनोफिल एनीवन किसी भी एलर्जिक कंडीशन में, वो एलर्जिक कंडीशन आपके टॉन्सिल्स की हो सकती है, एलर्जिक कंडीशन आपके इंटेस्टाइन में हो सकती है, एलर्जिक कंडीशन रिनाइटिस हो सकता है, फ्रेंजाइटिस हो सकता है, एनीवन आपकी किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में हमारे इयोसिनोफिल जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो एक्यूट केसेस में इंक्रीज करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं, आपका पेरिफेरल लिम्फेटिक सिस्टम जब भी डिसऑर्डर होगा तो हमारे लिम्फोसाइट जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। लिम्फोसाइट्स हमारा ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं बॉडी के। लिम्फोसाइटिक सिस्टम जो है हमें हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कोई भी आपका इम्यूनोलॉजिकल केस हो और उसमें आपकी लिम्फोसाइट यहाँ इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ये एक जनरल पैथोलॉजी है और इसको पाइलोपैथोलॉजी हम कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे लिम्फोसाइट हमेशा हमारे इम्यूनिटी के जितने भी इम्यूनोलॉजिकल केसेस होते हैं उनमें इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं ये कैंसर के सेल जब कार्सिनोमा होता है उसमें बढ़ जाते हैं। ये जो जितने भी हमारी क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, क्रोनिक डिजीज हैं, टीबी होगी या अदर जिस तरह के क्रोनिक केसेस जो होते हैं उनमें मोनोसाइट्स जो हैं वो मोस्ट लाइकली बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट वो तो हमारा ज़ाहिर इम्यूनिटी हमारी डिसऑर्डर होगी साथ। अगर लिम्फोसाइट जो है वो बढ़ गए हैं, मोनोसाइट से लो हो गए हैं, इट मीन कि हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम है वो फेल हो गया, वो अब काम नहीं कर रहा। जब वो काम नहीं कर रहा तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, मोनोसाइट डिक्रीज हो जाएंगे। तो इम्यूनोलॉजिकल हमारे केसेस में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट जो है वो वर्क करते हैं। बेसोफिल जो हैं, बेसोफिल हमारी जो ये जो बरसगीर है इस खित्ते में बेसोफिल के सेल आपको कोई 2 करोड़ बंदे में एक में मिल सकते हैं। बेसोफिल जो है ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। ये जो होते हैं ना जिनकी वाइट स्किन है, रशियन हो गए, यूरोपियन हो गए या अमेरिकन, जिनकी वाइट स्किन होती है उनके अंदर बेसोफिल पाए जाते हैं। और बेसोफिल जो है ये स्किन डिजीज है एक जो बहुत ज़्यादा होती है। एक इसको सीसी वो कहते हैं, सीसी फ्लाई एक मक्खी है जो इन खित्तों में पाई जाती है। जब वो काट लेती है तो बेसोफिल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इसमें पेशेंट को नींद बहुत आती है, हर टाइम गलूदगी में रहता है और स्किन पे रैशेस बनने शुरू हो जाते हैं और रैशेस के साथ जो है ना अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो डिजीज़ है क्योंकि हमारे हाँ वो फ्लाई पाई नहीं जाती ज़्यादा इस खित्ते में, वो ये डिजीज़ होती नहीं है और अल्लाह ताला ने यहाँ फिर जो लोग रहते थे उनके बेसोफिल भी खत्म कर दिए। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जो हैं इनकी आगे इंडिकेशंस आती हैं, मैं आपको लेबल्स पढ़ाऊंगा। हीमोग्लोबिन जो है ये 2 वर्ड का जो है वो मजमूआ है। हीम विच मीन आयरन एंड ग्लोबुलिन मीन प्रोटीन, मतलब कि जो आयरन है वो और प्रोटीन ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन बनाती हैं। और हीमोग्लोबिन जो है मुख्तलिफ डिफरेंट एज में डिफरेंट होती है। बच्चों में डिफरेंट ज़्यादा होती है जब पैदा होते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं एचबी आपकी कम होती जाती है और जैसे ही आप जो है ना वो 50 ईयर से ज़्यादा होते हैं एचबी और कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब एचबी कम तो आयरन ज़्यादा बड़ी एज में दिया जाता है और बहुत ज़्यादा फैलाते हैं हमारे दूसरे सिस्टम जो हैं वो, इसलिए तो समझते हैं कि एचबी कम हो रही है। हालांकि कुछ और इंडिकेशन हैं, सिनेलिटी हो सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी वजह से भी एचबी कम हो सकती है। हीमोटोक्रिट ये जो टेस्ट है ये टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का और ये कब करते हैं जब आपकी एचबी जो है वो उसके ये एक स्क्रीनिंग है कि आया कि आपका जो हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो ठीक है या नहीं ठीक।
अगर फर्ज किया है कि हीमोग्लोबिन बढ़ रही है तो HCT भी बढ़ता जाएगा, अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रही है तो HCT भी डिक्रीज होगा। तो इस तरह हमारी हीमोग्लोबिन जो है उसको उसका मिरर जो है वो HCT हीमोटोक्रिट। ये हीमोटोक्रिट जो है वो टोटल परसेंटेज होती है RBCs की, और जैसे आपकी HB बढ़ेगी HCT भी बढ़ेगी, HB कम होगी HCT भी कम होगी। प्लेटलेट्स इन डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट तरह ये कम और ज़्यादा होते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में ये थ्रोम्बोसाइट जो है वो बढ़ जाते हैं, किसी डिजीज में कम रहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है जब आपके थ्रोम्बोसाइट्स लो हो रहे हो तो आप ज़रूर माइंड में रखें दो चीज़ों को। एक तो आपका जो लीवर है उसके इश्यूज की वजह से हो सकता है। कौन कौन से इश्यूज होते हैं? एज लाइक डेंगू फीवर है तो आपके लीवर को डिस्टर्ब लाजमी करते हैं। हमारा मलेरिया है वो डिस्टर्ब करता है तो प्लेटलेट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए जब लीवर डिस्टर्ब होगा तो हमारे प्लेटलेट्स भी डिस्टर्ब होंगे। हमारे बोन के अंदर माइलोसेल्स के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी तो हमारे प्लेटलेट्स का भी इशू आएगा। हमारे लीवर जो है उसके ASP लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स लेवल भी जो है वो भी बढ़ सकता है। तो हमारे थ्रोम्बोसाइट जो हैं लीवर से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर होते हैं, और लीवर की जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें आप PT मतलब प्रोथ्रोम्बियन टाइम और APTT जो पार्शियल उसका प्रोथ्रोम्बियन टाइम होता है वो, और उसका INR मतलब इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेट, ये दोनों टेस्ट जो हैं इनको आप माइनस कर देंगे तो आपका INR आएगा। मतलब कि आपको ये टेस्ट INR ना लिखेंगे तो लेबोरेटरी वाले भी यही करते हैं, आपने भी यही करना है कि आप PT APTT करवा लें, आया कि इसका क्लॉटिंग टाइम जो है वो कैसा है। हो सकता है कि पेशेंट जो है आपका लीवर का है, उसका जो CLD है क्रॉनिक लीवर डिजीज है, और क्रॉनिक लीवर डिजीज में आपकी PT APTT मोस्ट लाइकली जो है वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर फर्ज किया आपकी PT APTT INR जो है वो कम हो गई है और प्लेटलेट्स भी कम हो गए तो आपका जो पेरेंट कार्नल लेयर है वो ब्लीड कर जाएगी। अगर वो ब्लीड कर गई तो आपका पेशेंट जो है उसके स्टूल ब्लैक आना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ऑर्फिक जो है मुख्तलिफ वाहन से ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो पेशेंट के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा PT APTT लाजमी करवा के देख सकते हैं कि आया कि जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ इसमें PT APTT और प्लेटलेट्स जो हैं वो तो नहीं मुतासर हो रहे हैं। अगर मुतासर हो रहे हैं तो आप फिर किसी और तरह सोचें, हो सकता है मेरी मेडिसिन जो है वो सही तरह से मैं इंडिकेट नहीं करी, सही मेडिसिन नहीं दी। और ऐसा ही एक मेरे साथ हुआ था, अगर सारा इजाज़त दें तो मैं केस को बयान कर सकता। केस था इंडिया से, और एक लेडी डॉक्टर थी और MD है वो एक हॉस्पिटल की, उसका केस मेरे पास रेफर हुआ। तो जब मैंने केस लिया तो जो मैंने मेडिसिन दी थी, मटीरियल मेडिकल स्टडी किया और मैंने रिपैट्री वगैरह सारा कुछ करने के बाद जो दवाई दी थी वो सोल थी। वो पेशेंट को था वो ये था कि उसके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ये एक केस है, इम्यूनोलॉजिकल केस था उसका, इम्यूनिटी का। वो ब्लीडिंग इतनी स्टार्ट होती कि आप उसके हाथ से यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, नाक से होगी, और उसके आँख से होगी, कान से होगी, एनीवन किसी भी ऑर्फिस से ब्लीडिंग होती थी। और ये जो ब्लीडिंग थी वो उसको पिछले कोई 10-12 साल से थी। और जब मैंने ये केस लिया उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी, मेडिसिन ने ये किया कि ब्लीडिंग रोक दी, और हुआ ये कि उसके प्लेटलेट्स जो थे वो बढ़ गए, PT APTT बढ़ गया, और पेशेंट का साथ ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो मैंने जब उसे कहा ये टेस्ट करवाएं, उसने कहा मेरे तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब इस मेडिसिन से ब्लीडिंग तो रुक गई है लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू हो गया। अब जब भी मेडिसिन खाती तो उसका ये प्रॉब्लम होता। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे से ये आप जो है ना वो यहाँ तक ही था, आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। फिर मैंने सर को केस दिया। सर ने जब वो केस लिया तो वो सारा केस लेने के बाद सर ने जो मेडिसिन दी थी ब्लैक और ये जो दवाई थी इसके देने के बाद वो पेशेंट की ब्लीडिंग भी ठीक होगी, और उसके बाद वो जो बहुत पुराना केस था और इंडिया में कोई डॉक्टर उसको कह रहा ये ठीक नहीं होगी, वो केस अब ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ा।
तो यहाँ एक मिस्टेक थी मेरी कि मैंने जब ये टेस्ट करवाया थ्रोम्बोसाइट तो मेरा ज़्यादा था। तो अब इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको हमने पैथोलॉजिकली लेना होता है, देखना होता है। लेकिन अगर हम सीबीसी सिर्फ जस्ट सीबीसी ये एक पढ़ लेना, बेशक कोई और टेस्ट ना भी कराएं, हम इसी सीबीसी से बहुत सारी पैथोलॉजी जो है वो सीख सकते हैं। हमें दूसरे टेस्टों की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसके बाद जी इसको मैंने ये लेवल भी डिफाइन किया हुआ है, आप देखेंगे आगे वाले पेजेस में